लास्ट एपिसोड में मैंने देखा था ली ने उस अनजान लड़की पे हमला कर दिया था और ली का पंच उस लड़की के चेहरे के बिल्कुल पास पहुंच गया था। ये देखकर वो लड़की मुस्कुराती है और ली के हमले से बच के अपनी हीटर की मदद से काफ़ी सारे एयर ब्लेड बनाती है, जिनसे वो ली पर हमला कर देती है। उस लड़की को अपने ऊपर हमला करते हुए देखकर ली अपनी एनर्जी कलेक्टिंग अरे का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से उसके आसपास काफ़ी सारी गोल्डन लाइट आ जाती है। उस गोल्डन लाइट की मदद से ली उन एयर ब्लेड से बच जाता है और वो एयर ब्लेड इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो पीछे रखे हुए सारे पत्थरों को काट देते हैं। और वो लड़की ली पर लगातार एयर ब्लेड से हमला कर रही होती है। फिर ली को अचानक से महसूस होता है कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा है। ये देखकर ली कहता है आखिर ये सब हो गया है, मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर ज़ांग कहता है मास्टर आपको काफ़ी सारे इनविजिबल ईथर स्टिक्स ने जकड़ लिया है। ये सुनकर ली कहता है क्या कहा इनविजिबल ईथर स्टिक्स, और हमें दिखाया जाता है ली को काफ़ी सारे इनविजिबल ईथर स्टिक्स ने जकड़ लिया होता है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है। फिर ज़ांग ली से कहता है मास्टर मुझे लगता है कि ये इसकी QI है। कोई भी कल्टीवेटर अगर अपनी QI को इस लेवल तक कल्टीवेट कर लेता है तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी स्वॉर्ड की मदद से इसकी इनविजिबल ईथर स्टिक्स को काट दूंगा। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो लगातार ली पर एयर ब्लेड से हमला कर रही होती है और वो ली से कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि वो तुम्हारी बाउंड्री, अगर तुमने उसे क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब अगर तुमने उस बाउंड्री को क्रॉस कर दिया है तो तुम इसके लिए मुझे दोष मत देना, क्योंकि अब मैं तुम्हें जान से मारने वाली हूँ और मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी गोल्डन लाइट मेरे हमलों से तुम्हें कब तक बचा सकती है। और वो और भी काफ़ी सारे एयर ब्लेड से ली पर लगातार हमला करने लगती है और ली अपनी गोल्डन लाइट की मदद से उसके एयर ब्लेड के हमले से बच रहा होता है। फिर ज़ांग ली के ऊपर बनी हुई सारी इनविजिबल स्ट्रिंग्स को काट देता है, जिससे ली आज़ाद हो जाता है और वो अपनी पाम से उस लड़की पे हमला करते हुए कहता है अपनी पाम से तब तक हमला करते रहो जब तक आसमान से बादल साफ ना हो जाए और तुम्हें लाइट दिखने ना लगे। और ली अपनी पाम टेक्निक से उस लड़की पे हमला कर देता है। ये देखकर वो लड़की भी अपनी एयर ब्लेड से ली पर हमला कर देती है और वो दोनों हमले आपस में टकरा जाते हैं, जिससे वहाँ पर जोरदार धमाका होता है। ये देखकर वो लड़की कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम अपनी क्लाउड पुलिंग पाम को इतने हाई लेवल तक कल्टीवेट कर लोगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक तुम मेरी ईथर QI से बने हुए थे तब तक तुम मुझ पर अपनी पाम से हमला नहीं कर सकते थे। इसका मतलब है कि तुमने मेरी ईथर QI से आज़ाद होने के लिए किसी की मदद नहीं थी और मुझे लगता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड सोल ने ही तुम्हारी मदद की थी मेरी ईथर QI से आज़ाद होने में। ये सुनकर ली कहता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने तुम्हारी ईथर QI से आज़ाद होने के लिए अपनी स्वॉर्ड सोल का इस्तेमाल किया, और वैसे भी तुम चाहे जितना भी मुझे अपनी ईथर QI से बांधने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारी ईथर QI मेरी गोल्डन लाइट को तोड़ नहीं पाएगी। और ये फाइट ज़्यादा लंबी चली तो हालात और भी बद से बदतर हो जाएंगे और हालात बदतर होने पर हम दोनों ही बुरी तरह से घायल हो जाएंगे। ये सुनकर लड़की कहती है अच्छा तो तुम्हें खुद पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ठीक है फिर मेरे अगले हमले का सामना करके दिखाओ। और वो लड़की एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिससे वहाँ पे काफ़ी सारे काले बादल छा जाते हैं और उन काले बादलों के अंदर से काफ़ी सारी थंडर नीचे गिर रही होती है। फिर वो लड़की उन काले बादलों से गिरती हुई थंडर को कंट्रोल करके उससे ली पर हमला करने लगती है और ली उस थंडर के हमले से बार बार बच रहा होता है, लेकिन वो थंडर का हमला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है जिसे उसकी गोल्डन लाइट भी रोक नहीं पा रही होती है। ये देखकर ज़ांग कहता है मास्टर ये तो थंडर जीतर कार्ड है, मुझे लगा नहीं था कि कोई आज के समय में थंडर जीतर कार्ड्स को कल्टीवेट करता होगा। थंडर जीतर कार्ड कुदरती तौर पर गोल्डन लाइट के दुश्मन होते हैं। थंडर जीतर कार्ड बने ही होते हैं गोल्डन लाइट को ख़त्म करने के लिए, इसलिए मुझे लगता है कि मास्टर आपकी गोल्डन लाइट इस बार इस हमले से आपको बचा नहीं पाएगी, लेकिन आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस ठंडर से आपकी बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसीलिए अब मास्टर आपको इस हमले से बचने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधा आगे बढ़ के इस पे हमला करना चाहिए। ये सुनकर ली कहता है ठीक है ज़ांग जैसा तुम कह रहे हो, फिर हम तुम्हारे प्लान के हिसाब से ही काम करेंगे। और फिर हमें दिखाते हैं आसमान से काफ़ी सारी थंडर आके ली के ऊपर गिरती है, लेकिन ली को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर ली अपने मन में कहता है ज़ांग ने बिल्कुल सही कहा था, मेरी बॉडी पे इस ठंडर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस मेरी बॉडी में थोड़ी झंझनाहट हो रही है, लेकिन मेरी बॉडी को इस ठंडर से कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। फिर ली काफ़ी स्पीड से तो लड़की पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और ली पलक झपकते उस लड़की के सामने पहुंच जाता है और ली अपने पंच से उस लड़की पे हमला कर देता है, लेकिन ली का पंच उस लड़की के चेहरे के आर पार हो जाता है। इसका मतलब कि वो लड़की बस एक परछाई थी। ये देखकर ली कहता है आखिर अब ये सब क्या हो रहा है, आखिर वो लड़की कहाँ पे गई, मैं उसकी सांस और उसकी शरीर की गर्मी को महसूस कर सकता हूँ, फिर आखिर ये एक परछाई कैसे हो सकती है, मुझे पूरा यकीन है कि ये असली थी। ये सुनकर ज़ांग कहता है मास्टर मुझे लगता है उस लड़की ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था उसका नाम है ट्यून फैंटम टेक्निक, और ये एंशिएंट टाइम की एक सुप्रीम मार्शल आर्ट टेक्निक है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर भी है। आखिर इस लड़की के पास ये टेक्निक कहाँ से आई। ये सुनकर ली कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी डिवाइन आँख का इस्तेमाल करूंगा इस सारे इल्यूजन को तोड़ने के लिए। मैं अपनी डिवाइन आँख की मदद से इस पूरे इल्यूजन को ख़त्म कर दूंगा, जिसके बाद यहाँ पर केवल हेवन अर्थ स्काई एंड मैडनेस बचेगी।
और ली अपनी आई ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करता है, जिससे ली के माथे पे फिर से रोशनी चमकने लगती है और वो अपनी आई ऑफ वर्ड से सामने की तरफ एक जोरदार हमला करता है, जिससे आसमान के सारे बादल छट जाते हैं और आसमान पूरी तरह से साफ हो जाता है और वो इल्यूजन स्किल भी टूट जाती है। फिर ली आगे की तरफ चलती हुई कहता है, लड़की आखिर तुम कहाँ पर हो, अब चुपना बंद करो और मेरे सामने आओ। फिर ली की नजर उस लड़की पे पड़ती है और वो कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और ली उस लड़की को पकड़ लेता है। ये देखकर वो लड़की ली से ड्रामा करते हुए कहती है, आखिर तुम किस तरह की आदमी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम एक अबला नारी को परेशान कर रहे हो। ये सुनकर ली हंसते हुए कहता है, क्या कहा एक अबला नारी, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो, तुम कहाँ से एक अबला नारी हो जो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। फिर ली उस लड़की का चेहरा अपने सामने करके उससे कहता है, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है। ये सुनकर वो लड़की ली के चेहरे के पास आकर कहती, क्या सच में तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में इतना सब कैसे पता है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें इतनी जल्दीबाजी करने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें आराम से टाइम लेके बताऊंगी, ठीक है। और उस लड़की की ली के इतना ज़्यादा पास आ जाने की वजह से ली को उस लड़की की खुशबू आती है, जिसे स्मेल करने के बाद ली कहता है, आखिर ये किस तरह की स्मेल, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर ली को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर ज़ांगकोंग कहता है, मास्टर इस लड़की की बॉडी से निकलने वाली खुशबू एक तरह की ड्रग है, आप उसे स्मेल मत करिए और आपको जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी के अंदर की स्टार पावर के फ्लो को कंट्रोल करना होगा। ये सुनकर ली जमीन पे आलती पालती मार के बैठ जाता है और वो अपनी बॉडी के अंदर की स्टार पावर के फ्लो को कंट्रोल करने लगता है। ये देखकर वो लड़की हंसते हुए कहती है, ये कोई नहीं, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, आखिर तुम किस तरह के मर्द हो जो इतनी जल्दी हार गए। फिर वो लड़की वहाँ से जाते हुए ली से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ जितना खेलना था मैंने उतना खेल लिया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब मैं अगली बार तुम्हारे साथ खेलूंगी। और वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। उस लड़की को जाते हुए देखकर ली ज़ांगकोंग से कहता है, ज़ांगकोंग क्या तुम मुझे बता नहीं सकते हो कि आखिर वो लड़की कौन थी। ये सुनकर ज़ांगकोंग कहता है, मास्टर मुझे लगता है उस लड़की ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो काफ़ी साल पहले खोई गई मास्टर सोल सेक्रीफाइस जैसी है। मास्टर सोल सेक्रीफाइस एंशिएंट टाइम का मेथड है जिसकी मदद से कल्टीवेटर्स अपनी मास्टर सोल को नेचर को सेक्रीफाइस कर देते थे, जिसकी मदद से उन्हें नेचर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक हासिल होती थी। लेकिन ये मेथड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि अगर किसी कल्टीवेटर ने एक बार अपनी मास्टर सोल को सेक्रीफाइस कर दिया तो उस कल्टीवेटर के पास कोई भी मास्टर सोल नहीं रहती थी, और अगर किसी कल्टीवेटर के पास मास्टर सोल नहीं होगी तो वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक और कल्टीवेशन लेवल को कभी बढ़ा नहीं पाएगा। वो कल्टीवेशन के बस एक ही लेवल पे अटका रहेगा और वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब मैंने उस लड़की के हमलों को देखा था तब मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई थी, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूँ कि आखिर उस लड़की के हमले इतने ज़्यादा अजीब क्यों थे। और अब मैं ये भी समझ गया हूँ कि आखिर मुझे उस लड़की की टेक्निक में कोई भी एलिमेंट की पावर महसूस क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसके पास कोई मास्टर सोल ही नहीं है। हालांकि मुझे इस बात पे पूरा भरोसा नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है या नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि उस लड़की के पास पांचों एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट की पावर नहीं है। ये सुनकर ली हैरान हो जाता है और कहता है, क्या हेवन स्टार सेक्टर इंसेप्टर्स ने मुझसे जो बात कही थी कि आज के समय के कल्टीवेटर्स के मास्टर सोल एंशिएंट टाइम के कल्टीवेटर्स के मास्टर सोल से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्या वो सच था? हाँ, ऐसा हो सकता है। फिर ली को अचानक से अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। ये देखकर ज़ांगकोंग कहता है, मास्टर अभी आपको इस सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर जो ड्रग है उसे अपनी बॉडी के अंदर सप्रेस करना होगा। अगर ये ड्रग आपके दिल में चला गया तो उससे आपकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर ली कहता है, लेकिन ये ड्रग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मुझे इसे सप्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये सुनकर ज़ांगकोंग कहता है, मास्टर मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि उन औरतों से दूर रहो जिन्हें आप जानते नहीं हो, उन औरतों के पास जाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। क्या आपको पता नहीं कि मास्टर इस दुनिया में मर्द सबसे ज़्यादा इसी वजह से मारे जाते हैं क्योंकि वो अनजान औरतों के ज़रूरत से ज़्यादा करीब चले जाते हैं। ये सुनकर ली उस ड्रग को अपने अंदर सप्रेस करने की कोशिश करने लगता है और अपने आसपास की स्टार पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से ली की बॉडी के अंदर हरे रंग की स्टार पावर जाने लगती है। देखकर ज़ांगकोंग कहता है, मास्टर ये क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर ग्रीन रंग की स्टार पावर जा रही है। फिर ली के पास जो स्टार बुड रिकॉर्ड की बुक रखी होती है वो ली के पास से बाहर आ जाती है और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। फिर उस स्टार बुड रिकॉर्ड के अंदर से भी काफ़ी सारी ग्रीन रंग की स्टार पावर ली की बॉडी के अंदर जाने लगती है और ये प्रोसेस कुछ देर चलता है। फिर वो स्टार बुड रिकॉर्ड वापस से शांत होकर जमीन पे गिर जाती है और इस सब की वजह से ली भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। फिर ली की नज़र अपनी सीने पे पड़ती है जहाँ पर एक हरे रंग का निशान बन गया होता है। ये देखकर ज़ांगकोंग कहता है, बधाई हो मास्टर, आपने अपनी तीसरी मास्टर सोल को भी अवेकन कर लिया जो कि एक वुड एलिमेंट की मास्टर सोल है। अपनी तीसरी मास्टर सोल अवेकन करने के बाद ली वापस से अपने घर पे आ जाता है और सो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ली और मिंग एक बाजार में जाते हैं और ली अभी भी अपने वुड एलिमेंट की मास्टर सोल के बारे में सोच रहा होता है और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, आखिर मेरे पास जो वुड एलिमेंट की मास्टर सोल है वो इस दुनिया में किस टाइप की मास्टर सोल है। ये सुनकर ज़ांगकोंग कहता है, मास्टर आपके पास जो वुड एलिमेंट की मास्टर सोल है वो एक प्लांट टाइप की मास्टर सोल है, इसका नाम बाई काओ है।
ये काफ़ी ज़्यादा छोटा और रेयर प्लांट होता है और ये वेस्टलैंड के काफ़ी ज़्यादा डीप पार्ट में पाया जाता है। ये सुनकर ली कहता है अगर ये सच में इतना ज़्यादा रेयर और इतना ज़्यादा छोटा होता है तो फिर आगे इसका नाम बाई काऊ 100 हर्ब्स क्यों है। ये सुनकर ज़ांगकोंग कहता है मास्टर ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। ये प्लांट इतना ज़्यादा स्पेशल है कि ये इस दुनिया की हर तरह के जहर को ख़त्म कर सकता है। अगर कोई भी वाइल्ड बीस्ट किसी जहरीले पेड़ या पौधे को खा लेता है तो उसे अपने आप को बचाने के लिए इसी प्लांट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अगर कोई भी वाइल्ड बीस्ट किसी जहरीले पेड़ या पौधे को खा लेता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए पूरे वेस्टलैंड के अंदर इसी प्लांट को ढूंढने लगता है, जिससे कि वो इस प्लांट की मदद से अपने अंदर के पॉइजन को खत्म कर सके और अपनी जान बचा सके। अगर वो उसे ये प्लांट नहीं मिला तो वो वाइल्ड बीस्ट मारा जाएगा। हालांकि ये प्लांट सच में काफी ज्यादा रेयर होता है, इसे केवल एलीट एल्केमिस्ट ही पहचान सकते हैं। कोई भी ऑर्डिनरी इंसान इसे कभी पहचान नहीं पाएगा, चाहे ये उसकी आंखों के सामने ही क्यों ना हो। एक ऑर्डिनरी इंसान की नज़रों में ये बस एक आम सा पौधा होगा, वो इसकी पावर के बारे में कभी समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन मास्टर सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बाई काऊ प्लांट आपके पास है और ये आपकी मास्टर सोल है। इसका मतलब ये है मास्टर की इस दुनिया में ऐसा कोई भी पॉइजन नहीं है जो आपको चोट पहुंचा सके, क्योंकि आपके पास इस दुनिया के सभी पॉइजन का तोड़ है। ये सुनकर ली ज़ांगकोंग से कहता है अब मुझे उस लड़की के बारे में जानना है जिसने मुझ पे कल रात हमला किया था। भले ही मैं उस लड़की के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान पाया हूँ, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उसका स्टार होल से जरूर कोई ना कोई लेना देना जरूर है, क्योंकि अगर उसका स्टार होल से कोई लेना देना नहीं होता तो उसे मेरे बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कभी पता ही नहीं चलती। इसीलिए आज मुझे स्टार होल में वापस जाना होगा जिससे मैं उस लड़की के बारे में पता कर सकूं। फिर हमें मिंग को दिखाया जाता है जो पीछे के दुकानदार को अपनी चीजें बेचने की कोशिश कर रहा होता है और वो उसे अपनी कीमत भी बताता है। मिंग की कीमत सुनकर वो दुकानदार कहता है मुझे इस बात का डर है, लेकिन आप मुझसे इन चीजों की जो कीमत मांग रहे हैं मैं आपको वो कीमत नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आपके पास जो ट्रेजर हैं वो सच में वेस्टलैंड के काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर हैं। भले ही मैं आपसे ये सारे ट्रेजर खरीद नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको किसी ऐसे से मिलवा सकता हूँ जो आपसे ये सारे ट्रेजर खरीद लेगा। मैं आपको बू फैमिली से मिलवा सकता हूँ। बू फैमिली 9th हुआ सिटी की काफी ज्यादा अमीर फैमिली है और उनके पास काफी ज्यादा पैसा है। मुझे लगता है कि वो आपके इन सारे आइटम को खरीद लेंगे, वो भी काफी अच्छे दाम में। और आपको उनसे मिलवाने के बदले में मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे एक छोटी सी कीमत दे देना। उस दुकानदार की बात सुनकर मिंग ली की तरफ देखता है। ये देखकर ली कहता है ठीक है, इससे कहो हम इसकी बात मानने के लिए तैयार हैं, जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे। इससे कहो कि हमें वो फैमिली से मिलवा दे और बदले में इसे इसकी कीमत मिल जाएगी। फिर ली वहाँ से मुड़ के जाते हुए मिंग से कहता है आज दोपहर में हमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट काम को निपटाना है, इसीलिए हमारे पास इस काम के लिए ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इस काम को निपटाना होगा। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। वो दुकानदार उन दोनों को एक जगह पे लेके जाता है और वो दुकानदार वहीं पे बू फैमिली के मेंबर्स को भी बुला लेता है। और कुछ देर वहाँ पे इंतजार करने के बाद उस दुकानदार की नजर सामने की तरफ पड़ती है और वो सामने की तरफ देख के कहता है वो यहाँ पे आ गए मास्टर, वो यहाँ पे आखिरकार आ गए। फिर हमें एक बैच को दिखाया जाता है जो स्टार स्टेज के लेवल 7 पे होता है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसका वो बैच होता है जो स्टार स्टेज के लेवल 7 पे होता है। वो फैमिली का मेंबर होता है। वो उन्हीं लोगों के पास आता है और वो उन लोगों के पास आकर उस दुकानदार को देखते हुए उससे कहता है तुमने मुझसे आज कहा था कि तुम मुझे 2 मिस्टीरियस और काफ़ी ज़्यादा जवान कल्टीवेटर से मिलवाने वाले हो, क्या ये दोनों वही हैं जिनसे तुम मुझे मिलवाने वाले थे? ये सुनकर वो दुकानदार कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये वही लोग हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता था। मास्टर बू को देख कर ली और मिंग उन्हें ग्रीट करते हैं। उन दोनों की बात सुनकर मास्टर बू उन दोनों से कहते हैं तुम लोगों को मेरे सामने इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान नहीं हूँ और मैंने सुना है कि तुम दोनों के पास काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग आइटम है, तो जल्दी से उन्हें बाहर निकालो और मुझे दिखाओ कि वो कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग आइटम है। ये सुनकर ली अपने पास से एक लाल रंग की पोटली निकालता है और उसे खोलता है और उस पोटली के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा रेयर हड्डी होती है। उस हड्डी को देखकर मास्टर बू चिल्लाते हुए कहते हैं ये तो सच में काफी ज्यादा रेयर बोन ऑफ सबरिंगान है, क्या तुम लोगों ने खुद उस वाइल्ड बीस्ट को मार के ये बोन ऑफ सबरिंगान हासिल की है? मास्टर बू की बात सुनकर ली उनसे कहता है आपको इस बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, हम लोगों ने इसे कहीं से नहीं चुराया बल्कि हम लोगों ने खुद उस वाइल्ड बीस्ट को मार के इन्हें हासिल किया है मास्टर बू। ये सुनकर मास्टर बू काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर मास्टर बू की नजर ली के बैच पे पड़ती है और वो ली के बैच को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अपने मन में कहते हैं क्या ये लड़का सच में इतनी कम एज में स्टार स्टेज के लेवल 7 पे पहुंच गया और मैं इतना ज्यादा बुढ़ा होने के बाद स्टार स्टेज के लेवल 7 पे पहुंच पाया? ये इतनी कम एज में मेरे समान लेवल पे है, फिर तो ये काफी ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन चाहे जो भी कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन ये इतने ज्यादा पावरफुल वाइल्ड बीस्ट को मार के इतनी ज्यादा रेयर बोन ऑफ सबरिंगान को हासिल नहीं कर सकता है। मुझे लगता है या तो ये लड़का मुझसे झूठ बोल रहा है या फिर इसकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है जो इसने इतनी आसानी इतने ज्यादा पावरफुल वाइल्ड बीस्ट को मार के इतनी ज्यादा रेयर बोन ऑफ सबरिंगान हासिल कर ली। फिर मास्टर बू हड्डी को देखते हुए ली से कहते हैं
तुमने मुझे जो आइटम दिए हैं वो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं और वो मेरी फैमिली के डिसाइपल्स की कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का डर है कि ये सारी चीज़ें कहीं इलीगल तरीके से तो हासिल नहीं की गई हैं, कहीं मेरी फैमिली को इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मास्टर बू की बात सुनकर मिंग ली की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मेरा दोस्त हेवन स्टार सेक्टर डिसाइपल है, इससे आप इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं और इसकी बात की कितनी ज़्यादा वैल्यू होगी। क्या इस सब के बाद भी आपको हमारी बात में भरोसा नहीं है? आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरी तरह से सेफ है, इनसे आपकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इन्हें बेझिझक होकर खरीद सकते हैं। हेवन स्टार सेक्टर नाम सुनकर मास्टर बू अपने हाथों को पटकते हुए चिल्लाकर कहते हैं, क्या सच में तुम हेवन स्टार सेक्टर डिसाइपल हो? अगर तुम सच में हेवन स्टार सेक्टर डिसाइपल हो फिर तो तुम जो कह रहे होगे वो सच ही होगा, क्योंकि हेवन स्टार सेक्टर डिसाइपल काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और अब मैं सब समझ गया हूँ कि आखिर तुम इतनी कम एज में इतने ज्यादा हायर लेवल पे कैसे पहुंच गए, क्योंकि तुम तो हेवन स्टार सेक्टर डिसाइपल हो। फिर मास्टर बू तुरंत ली का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। मास्टर बू को ली को अपने साथ ले जाते हुए देखकर मिंग और वो दुकानदार काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर अभी यहाँ पे क्या हुआ। फिर मास्टर बू को दिखाते हैं जो ली को अपने साथ ले जाते हुए उससे कहते हैं, मैं 10 साल पहले से ये चाहता था कि मेरे बच्चे भी जाकर हेवन स्टार सेक्ट में ज्वाइन हो, लेकिन वो इतने ज़्यादा बेवकूफ़ थे कि उन्हें हर बार हेवन स्टार सेक्ट से रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब आखिरकार मेरे पास कोई ऐसा आ गया है जो मेरे बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सकता है और उन्हें इंटेलिजेंट बना सकता है, जिससे वो भी हेवन स्टार सेक्ट में ज्वाइन हो सकें। ये सुनकर ली कहता है, मास्टर बू लेकिन हमारी डील के बारे में क्या? आप तो हमसे उन चीज़ों को खरीदने वाले थे ना, क्या अब आप हमसे उन चीज़ों को नहीं खरीदेंगे? ये सुनकर मास्टर बू हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे सारी चीज़ें खरीद लूँगा और कीमत भी मैं तुम्हारे हिसाब से तुम्हें दूंगा। ये सुनकर ली मास्टर बू के साथ चला जाता है और मास्टर बू ली को अपनी फैमिली के अंदर ले आते हैं और मास्टर बू ली को अपनी फैमिली के अंदर लाने के बाद उसकी खातिरदारी करने लगते हैं और मास्टर बू ली को अपने बच्चों से मिलवाते हुए उससे कहते हैं, बर्तन ली को इनसे मिलो, ये सारे मेरे बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें कुछ सिखाएं जिससे ये भी हेवन स्टार सेक्ट में ज्वाइन हो सकें। ली को देखकर मास्टर बू के सारे बच्चे उसे ग्रीट करते हैं। मास्टर बू के इतने सारे बच्चों को देखकर ली उनसे कहता है, मास्टर बू क्या आपने मुझसे ऐसा नहीं कहा था कि मुझे आपके बच्चों को मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान देना है? फिर आखिर आप मुझे यहाँ पे बिठा के दोपहर का लंच क्यों करा रहे हैं? वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे दोपहर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दे, वरना मेरा वो काम छूट जाएगा। ली की बात सुनकर मास्टर बू अपने मन में कहते हैं, हेवन स्टार सेक्ट के किसी भी मेंबर को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ऐसे में इतनी मुश्किल से तो मुझे हेवन स्टार सेक्ट का एक डिसाइपल मिला है, फिर आखिर मैं उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ? अभी तो मैं इसकी मदद से अपने बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाऊंगा जिससे वो भी हेवन स्टार सेक्ट में ज्वाइन होने के लायक हो सकें। और मुझे सबसे पहले ब्रदर ली को इनकी फेवरेटी अपनी तरफ जीतनी होगी और फिर उसके बाद मैं ब्रदर ली को अपनी वो फैमिली में रहने के लिए कहूँगा और उसके बाद ब्रदर ली को मेरे बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाएंगे जिससे मेरे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। और मास्टर बू को अपने मन में ही सोचते हुए देखकर ली कंफ्यूज हो जाता है। फिर मास्टर बू हंसते हुए ली से कहते हैं, ब्रदर ली को आप यहाँ से इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? आप इतना लंबा सफ़र तय करके आए, आप काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, कम से कम मुझे आपकी खातिरदारी करने का मौका तो दीजिए। मैं आपको वो फैमिली से आपकी खातिरदारी किए बिना यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और मैंने आपके एंटरटेनमेंट के लिए नाइन्थ हुआ सिटी की सबसे बेस्ट सिंगर को बुलाया है, आपको उसका गाना सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। मास्टर बू की बात सुनकर ली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर मास्टर बू ताली बजाते हुए कहते हैं, मिस ली रू को जल्दी से अंदर आने के लिए कहो। ये सुनकर एक लड़की वो फैमिली के अंदर आने लगती है और हमें उस लड़की का सबसे पहले पैर दिखाया जाता है, फिर हमें उस लड़की की आंखें दिखाई जाती हैं, फिर हमें उस लड़की के हाथ में एक जीतर दिखाया जाता है और उस लड़की को देखकर ली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो लड़की अपने जीतर को लेकर आती है और वो फैमिली में परफॉर्मेंस करने के लिए एक जगह पर शांति से बैठ जाती है। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और ये वही लड़की होती है जिसने ली पर रात में हमला किया होता है। वो लड़की अपने बारे में बताते हुए कहती है, मेरा नाम ली रू है और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है कि आज मुझे आपके सामने परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और उस लड़की को देखकर ली चिल्लाते हुए कहता है, ये तो तुम हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ली अपने मन में कहता है, क्या ये वही लड़की नहीं इसने मुझ पे कल रात हमला किया था? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये यहाँ पे क्या कर रही है और आखिर ये एक परफॉर्मर कैसे हो सकती है? ली की बात सुनकर ली रू अनजान बनते हुए कहती है, सर क्या आप मुझे जानते हैं? ये सुनकर ली कहता है, सच कहूँ तो मुझे इस बात पे पूरा यकीन नहीं कि मैं तुम्हें जानता हूँ या नहीं। ली की बात सुनकर मास्टर बू हंसते हुए कहते हैं, मिस ली रू, मुझे लगता है ब्रदर ली आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, इसलिए जल्दी से अपनी परफॉर्मेंस शुरू करिए। और मास्टर बू अपने मन में कहते हैं, ली रू सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी हेवन स्टार सेक्टर डिसाइपल होने के तौर पे ब्रदर ली को ली रू में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने की क्या जरूरत है? ब्रदर ली तो हेवन स्टार सेक्टर डिसाइपल हैं, इसलिए उन्हें तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड लड़कियां मिल सकती हैं।
मास्टर वू की बात सुनकर ली रू कहती है, तो आप मास्टर ली हैं और क्या सच में आप मेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? अगर आप सच में मेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो मुझे परमिशन दीजिए। मैं आपके लिए एक नाटक गाने वाली हूँ जिसका नाम है हाई माउंटेन फ्लोइंग वाटर। ये सुनकर वहाँ पे बैठे हुए सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ताली बजाकर चिल्लाते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया, जल्दी से अपना नाटक शुरू करो, हम लोग देखने के लिए मरे जा रहे हैं। फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो ली रू को देखते हुए अपने मन में कहता है, इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये नैनतुआ सिटी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन यहाँ बैठे किसी भी इंसान को ये नहीं पता है कि ये एक सिगरेट कल्टीवेटर है। शायद मुझे इस लड़की का एक बार टेस्ट लेना चाहिए कि ये वही लड़की है जिसने मुझ पे कल रात हमला किया था या नहीं। ये सुनकर ज़ांग कोंग हंसते हुए कहता है, मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा, आपको इस लड़की का टेस्ट लेना चाहिए और आपको इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे जो पुराने मास्टर थे वो भी गाने बजाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर थे, वो पूरी रात गाना ही गाते रहते थे, इसलिए मैंने उनके साथ रहकर काफ़ी कुछ सीखा है। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा और आप मेरे रहते इस लड़की से बिल्कुल भी हारने वाले नहीं हैं। इसलिए आगे बढ़िए और शुरू हो जाइए। ये सुनकर ली अपनी जगह से खड़ा होता है और ली रू के पास जाते हुए कहता है, आप सच में काफ़ी अच्छा गाती हैं और आप सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं मिस ली रू। लेकिन मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, मुझे भी म्यूज़िक के बारे में थोड़ा बहुत पता है, इसीलिए क्या मैं भी आपके साथ परफॉर्म कर सकता हूँ? ली की बात सुनकर मास्टर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, ब्रदर ली को इनके आपको सच में गाना बजाना आता है, आप तो सच में एवरेस्ट टास्क के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपल होने के लायक हैं। जल्दी से जाओ मेरा जेड इनलाइज जीतर लेकर आओ, मैं ब्रदर ली को अपना जेड इनलाइज जीतर दूंगा बजाने के लिए, जिससे उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आज हमारी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आज हमें 2 टैलेंटेड लोगों को जीतर बजाते हुए देखने का मौका मिलेगा। फिर वू फैमिली का एक बंदा जाता है और वो वू फैमिली का स्पेशल जीतर लाकर ली को दे देता है। ये देखकर वू फैमिली का एक बंदा मास्टर वू से कहता है, मास्टर वू क्या आपको सच में पूरा यकीन है कि आपको शराब चढ़ी नहीं है? क्योंकि आपने उस लड़के को जो जीतर दिया है वो हमारी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा कीमती ट्रेजर है जो कि हमें हमारे इंस्ट्रक्टर्स से मिला है। क्या आपको पता नहीं कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने हमसे क्या कहा था कि हम वो जीतर कभी किसी को ना दें? ये सुनकर मास्टर वो पीते हुए कहते हैं, चढ़ी मुझे नहीं है बल्कि चढ़ तुम्हें गई है, मेरा मजा खराब मत करो और मुझे एंजॉय करने दो। फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो ली रू के पास जाकर कहता है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आज हम दोनों मिलकर किस चीज़ को परफॉर्म करने वाले हैं मिस ली रू? ये सुनकर ली रू अपनी जगह पर बैठते हुए कहती है, क्योंकि हम दोनों काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं इसलिए हम कोई मामूली सी परफॉर्मेंस तो नहीं कर सकते हैं। आज हम कुछ ऐसा परफॉर्म करेंगे जिससे यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग हिल जाएंगे। ली रू अपना जीतर बजाती है और वो काफ़ी अच्छा जीतर बजाती है और उसके जीतर के अंदर से काफ़ी सारे ब्लू रंग की स्टार पावर भी निकलने लगती है। फिर ली रू और ली से कहती है, तो मास्टर ली आपको क्या लगता है मेरी स्किल्स कैसी हैं? और ली रू की जीतर के अंदर से इतनी ज़्यादा पावरफुल स्टार पावर निकलती है जिससे वहाँ पे बैठे हुए सारे लोग हिल जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर ये किस तरह की पावर है? क्या ये उसकी स्टार पावर है? दूसरा बोलता है, नहीं ये उसकी स्टार पावर नहीं है, उसके पास तो कोई मास्टर सोल ही नहीं, तो उसकी स्टार पावर कहाँ से आएगी? फिर हमें ली को दिखाया जाता है वो भी ली रू की जीतर की पावर को देख के थोड़ा हैरान हो गया होता है। फिर ज़ांग कोंग ली से कहता है, मास्टर मुझे पूरा यकीन है कि इस लड़की ने अपने गाने के साथ अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल किया है। कोई भी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर ये कभी नहीं पहचान पाएगा कि इस लड़की ने अपने गाने के साथ अपनी स्टार पावर का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि नॉर्मल कल्टीवेटर कभी भी किसी गाने के साथ अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए वो इसे पहचान ही नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है इसी वजह से यहाँ पे बैठे किसी भी कल्टीवेटर को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उनके सामने बैठी हुई ये लड़की एक कल्टीवेटर है। फिर ज़ांग कोंग ली से कहता है, मास्टर आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जैसा जैसा बताता हूँ आप बिल्कुल वैसा ही वैसा करना। सबसे पहले आपको अपनी गोल्डन मास्टर सोल के चैनल की स्टार पावर को अपनी मेरिडियन के अंदर से रिलीज करना है। ये सुनकर ली बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा ज़ांग कोंग उससे करने के लिए कहता है और वो अपनी जितर को बजाता है और अपनी गोल्डन मास्टर सोल के चैनल के अंदर की स्टार पावर को अपनी मेरिडियन के अंदर से रिलीज करता है, जिससे उसके जितर के अंदर से काफी सारी गोल्डन रंग की स्टार पावर निकलने लगती है। और ली के जितर के अंदर से निकली हुई गोल्डन स्टार पावर भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिससे वहाँ पे बैठे हुए सारे लोग दोबारा से हिल जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तो गोल्डन स्टार पावर है। दूसरा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, गोल्डन स्टार पावर है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। फिर हमें ली को दिखाया जाता है वो भी ली की गोल्डन स्टार पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो ली से कहती है, मास्टर ली आप तो सच में काफी ज्यादा शार्प हैं, आपने इतनी आसानी से मेरी धुन को समझ लिया। तो ठीक है, चलिए फिर मैं आपको एक और छोटी सी धुन सुनाती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये धुन भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। फिर ली वो दोबारा से अपने जितर को बजाने लगती है, उसके जितर के अंदर से दोबारा से ब्लू रंग की स्टार पावर निकलने लगती है और वो सारी ब्लू रंग की स्टार पावर को काफ़ी सारे ब्लेड में बदल देती है, जिससे वो ली की तरफ हमला कर देती है। ये देखकर ली भी अपने जितर को बजाता है और उसके जितर के अंदर से भी गोल्डन स्टार पावर निकलने लगती है। वो ली भी उस गोल्डन स्टार पावर को काफी सारे ब्लेड में बदल देता है, जिससे वो ली रू के ब्लेड की तरफ हमला करता है और उन दोनों की स्टार पावर आपस में टकराती है, जिससे वहाँ पे काफी सारे धमाके होने लगते हैं। ये देखकर ज़ांग कोंग कहता है, अगर तुम मुझे और मेरे मास्टर को हराना चाहती हो तुम्हें इससे ज्यादा बेहतर करना होगा, अगर तुम इससे ज्यादा बेहतर नहीं कर सकती हो तो तुम मुझे और मेरे मास्टर को कभी नहीं हरा सकती हो।
और उन दोनों की स्टार पावर एक दूसरे से लगातार टकरा रही होती है। फिर मास्टर बू को दिखाते हैं, उनकी नजर किसी चीज़ पे पड़ती है और वो उस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं क्या ये क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे काफ़ी सारे काले बादल छा जाते हैं जिसके अंदर से काफ़ी सारी ठंडा नीचे गिर रही होती है, जिसकी वजह से सारे लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए होते हैं और मास्टर बू भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए होते हैं। और उन काले बादलों से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है जो कि मास्टर बू की तरफ हमला कर देता है। ये देखकर मास्टर बू जोर से चिल्लाते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। मास्टर बू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है और वह गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो उन दोनों की स्टार पावर की टक्कर से काफ़ी ज़्यादा घबरा गए होते हैं और इधर उधर भाग रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी स्टार पावर के हमले उन लोगों की तरफ भी आ रहे होते हैं जिससे वो लोग भी घायल हो सकते हैं। और ये सब देखकर मास्टर बू काफ़ी ज़्यादा घबरा गए होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर ये सब हो क्या रहा है। और उन दोनों की स्टार पावर की वजह से वहाँ पे बिल्कुल तबाही मच गई होती है, जिसकी वजह से सारे लोग घबरा के इधर उधर भाग रहे होते हैं। ये देखकर ज़ांग कोंग कहता है मास्टर आप दोनों के जितर के साउंड के अंदर से काफ़ी सारी स्टार पावर निकल ली है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो आप दोनों की स्टार पावर से काफ़ी ज़्यादा घबरा गए हैं। और मुझे इस बात का भी डर है कि आप दोनों की पावरफुल स्टार पावर से यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन लोगों को चोट भी पहुँच सकती है। फिर लीरू को दिखाते हैं जो अपना गाना खत्म करते हुए ली से कहती है मास्टर ली आप सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। ये सच में काफ़ी ज़्यादा रेयर बात है कि म्यूज़िक के मामले में कोई मेरी बराबरी कर पाए। चाहे आपके पास एक कमाल का जितर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो आपकी इतनी मदद नहीं कर सकता है कि आप मेरी म्यूज़िक की बराबरी कर सकें। इसका मतलब है कि आप म्यूज़िक के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे। चलिए अब इसे ख़त्म करते हैं। ये सुनकर ली कहता है अगर तुम अपनी हार मानना चाहती हो और तुम कह रही हो कि हम इसे बंद करें तो ठीक है, मैं तुमसे अग्री करता हूँ, हम इसे बंद ही करते हैं मिस ली वो। फिर वो दोनों अपना जितर बजाना बंद कर देते हैं जिससे वहाँ पर वापस से शांति छा जाती है। उन दोनों को जितर बजाना बंद करते हुए देखकर वहाँ पे खड़े हुए सारे लोग हड़बड़ाते हुए आपस में बात करते हुए कहते हैं आखिर अभी यहाँ पे हो क्या रहा था, क्या मैं कोई सपना देख रहा था, आखिर यहाँ पे ये चल क्या रहा था, यहाँ पे इतनी सही तबाही कैसे मच गई अचानक से। फिर मास्टर बू को दिखाई जाता है जो भी ज़मीन में पड़े होते हैं। फिर मैं उनके पास आकर उन्हें उठाते हुए कहता है मास्टर बू की आप ठीक ही कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। ये सुनकर मास्टर बू कहते हैं इन दोनों की स्टार पावर सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इन लोगों ने तो मेरे सारे सेंसेस हिला के रख दिए। फिर मास्टर बू खड़े होकर उन दोनों को देखते हुए कहते हैं ये दोनों जितर बजाने के मामले में सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मिस लीरुओ के पास कोई भी मार्शल आर्ट स्किल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रदर ली का सामना किया जो कि हेवन स्टार सेक्रेट डिसाइपल हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हैं। फिर भी लीरुओ उनके सामने टिकी रही और उनके सामने हार नहीं मानी। आज का दिन मेरी फैमिली के लिए सच में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था। ये सुनकर मिंग कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं भी ये सब देख कर हैरान हो जाऊँगा। क्या ये लड़की एक मार्शल आर्टिस्ट हो सकती है जो इसने ब्रदर ली का भी सामना कर लिया। फिर मास्टर वो अपने सभी बच्चों पे चिल्लाते हुए कहते हैं तुम सारे के सारे बेवकूफ हो, तुम पर जितर के साउंड का असर हुआ था ना, क्यों मैंने सही कहा ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम कल्टीवेशन के मामले में काफी ज्यादा बेकार हो, अगर तुम कल्टीवेशन के मामले में अच्छे होते तो तुम पे जितर की आवाज का कोई असर नहीं होता, तुम लोग बिल्कुल बेकार हो। ये सुनकर मास्टर बू के सारे बच्चे उदास हो जाते हैं। फिर मास्टर बू अपने मन में कहते हैं भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे सही समय पे होश आ गया, वरना आज मेरी इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती हो जाती क्योंकि मेरे बेहोश हो गया था। ब्रदर ली क्विंग तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अब तो मुझे इस बात पे पूरा भरोसा होगा कि वो सच में हेवन स्टार सेक्रेट डिसाइपल हैं, लेकिन मुझे ये जानने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही है। मैंने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया कि ली रू के पास भी मास्टर सोल है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। ली मास्टर बू के पास आकर उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है मास्टर बू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा खो गया था कि मैंने आसपास की चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और मैंने आपके पूरे बैंकेट को बर्बाद कर दिया। ये सुनकर मास्टर बू कहते हैं ठीक है ब्रदर ली क्विंग, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आज का दिन तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, आप दोनों की परफॉर्मेंस की मदद से मेरे बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और सच कहूँ तो अगर ये बिल्डिंग भी आज पूरी टूट जाती तब भी मुझे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि आज मेरे बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिला आप लोगों की वजह से। फिल्ली मास्टर बू को उनका जितर वापस देते हुए उनसे कहता है और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, ये मेरा पहली बार था जब मैंने जितर बजाया था, इससे पहले मैंने कभी भी जितर बजाया नहीं था, लेकिन ये जितर सच में काफी ज्यादा कमाल का है। इस जितर की मदद से मैं अपने फ्यूचर लेवल को कम्युनिकेट कर सकता हूँ। क्या आप ये जितर मुझे बेचना चाहेंगे? मैं आपसे ये जितर खरीदना चाहता हूँ, मुझे ये जितर काफी ज्यादा अच्छा लगा है। अगर आप ये जितर मुझे बेचना चाहते हैं तो मैं आपको वो सारी बोन ऑफ सबरिंगन दे सकता हूँ जो मैंने आज आपको दी थी। ये सुनकर मास्टर बू कहते हैं इसके लिए मुझे माफ करना ब्रदर ली क्विंग, लेकिन मैं आपको ये जितर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये जेट इलाइज जितर मेरी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेजर है जो कि मुझे मेरे इंसेक्टर्स से मिला है, इसलिए मैं इसे किसी को भी बेच नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं आपको भी इसे नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर ली कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप ये मुझे बेच दे। फिल्ली उस जितर को वू फैमिली के एक मेंबर को दे देता है और वू फैमिली का वो मेंबर उस जितर को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर मास्टर बू ली से कहते हैं ब्रदर ली क्विंग आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप काफ़ी ज़्यादा थक गए, चलिए मैं आपको गेस्ट रूम दिखा देता हूँ और आपने मुझे जो बोन ऑफ सबरिंगन दी है उनकी कीमत के बारे में हम लोग कल बात करेंगे।
फिर ली में भी वहाँ से जाते हुए मास्टर बू से कहते हैं मास्टर बू मुझे आज के लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैं मास्टर ली की परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा खो गई थी कि मैंने अपने आसपास की चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं इसके लिए सच में काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, इसके कंपनसेशन के तौर पे मैं अगली बार आपकी फैमिली में फ्री में परफॉर्मेंस करूँगी। ये सुनकर मास्टर बू जोर जोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं तुम्हारा वादा याद रखूंगा ली रुओ। फिर ली रुओ बू फैमिली से जाने लगती है और ली अभी भी ली रुओ को बू फैमिली से जाते हुए देख रहा होता है और ली रुओ भी बू फैमिली से जाने से पहले एक बार पीछे की तरफ पलट के ली को देखती है, फिर वो बू फैमिली से चली जाती है। ली रुओ को वहाँ से जाते हुए देखकर ज़ांग कोंग कहता है मास्टर क्या आप इस लड़के को यहाँ से ऐसे जाने देंगे, इसने आप पर हमला किया था। ये सुनकर ली रुओ को जाते हुए देखकर कहता है ज़ांग कोंग तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे इतनी आसानी से जाने दूंगा, इसने मुझ पर हमला किया है और वैसे भी अब चिंता की कोई बात नहीं, हम तो जानते हैं कि आखिर ये है कौन, और वैसे भी मैं अभी यहाँ पर कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी इसे शांति से जाने दे रहा हूँ, लेकिन हम कुछ समय बाद इसे जाकर पकड़ ही लेंगे। ये सुनकर ज़ांग कोंग कहता है तो मास्टर अब हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या हम वापस से स्टार होल में जाएं इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। ये सुनकर ली कहता है नहीं, अब हमें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। फिर शिप होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, हमें बू फैमिली को दिखाया जाता है। फिर हमें बू फैमिली के अंदर एक रूम के बाहर दो बड़े से बोर्ड लगे दिखाए जाते हैं जिन पे अजीब से शब्द लिखे होते हैं। फिर हमें उस रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, उस रूम के अंदर मास्टर वो अपने इंसेक्टर्स की कब्र के सामने बैठे होते हैं और उनसे कहते हैं इंसेक्टर्स प्लीज आज के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आज मुझे कुछ ज़्यादा ही चल गई थी, इसलिए मैंने आज एक बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैं शराब के नशे में आपके दिए गए ऑर्डर्स के बारे में भूल गया था कि हमें किसी भी कीमत पे उस इतर को किसी को देखने नहीं देना है, लेकिन आज मैंने अपनी गलती के चलते किसी को उसे देखने नहीं दिया, बल्कि मैंने उस इतर को किसी को इस्तेमाल भी करने दिया। पता नहीं आज मैं सोच कर रहा था जो मैंने आज इतनी बड़ी गलती कर दी, मुझे इसके लिए सच में काफ़ी ज़्यादा खेद है, प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा इंसेक्टर्स। फिर हमें बू फैमिली के उसी रूल के बारे में बताया जाता है, इसकी वजह से जीतर को किसी को दिया नहीं जाता है। बू फैमिली का वो रूल होता है, बू फैमिली की हर जनरेशन को जीतर को प्रोटेक्ट करना होगा जब तक कि एक सच्चा होली मास्टर सामने नहीं आता है। एक सच्चे होली मास्टर को ये जीतर दिया जा सकता है, इस सच्चे होली मास्टर को जीत देने के बाद ही बू फैमिली का मिशन खत्म होगा। इस रूल के बारे में याद आने के बाद मास्टर वो अपने आप से कहते हैं पता नहीं आज मैं इस रूल के बारे में कैसे भूल गया और मैंने बदल ली क्वीन को जीतर को इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी। आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो भी बदल ली से मिले हुए एक दिन भी नहीं हुआ, फिर आखिर मैंने उन पर इतना ज़्यादा भरोसा कैसे कर लिया कि मैंने उन्हें अपना कीमती जीतर इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी। फिर मास्टर वो अपने इंस्ट्रक्टर्स की कबर को देखते हुए कहते हैं इंस्ट्रक्टर्स बू फैमिली कई सौ सालों से जीतर की प्रोटेक्शन कर रही है और हम लोग इंतजार करते करते थक गए हैं। आखिर एक सच्चा होली मास्टर कब आएगा जिसे हम ये जीतर देकर अपना काम पूरा कर सकें। हमें तो ऐसे कोई भी संकेत नहीं मिल रहे जिससे हमें ये पता चल सके कि असली होली मास्टर हमारे पास आने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।